नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे व्यापम महाघोटाले की। व्यापम महाघोटाले की जांच लगातार चल रही है। एसटीएफ इस मामले में जांच कर रही है और जो पेंडिंग शिकायतें हैं अब वो जांच के दायरे में हैं। एक साथ 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है पीएमटी परीक्षा को लेकर। 2004, 2005, 2009 को लेकर यह कार्रवाई की गई है और अभ्यर्थियों के अलावा कई और लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। 197 पेंडिंग शिकायतों की एसटीएफ जांच कर रही है। तो एक साथ 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि पीएमटी महाघोटाला और काफी बड़ा ये घोटाला, महाघोटाला, इसी से आप समझ सकते हैं काफी बड़ा ये घोटाला। एसटीएफ भी इस मामले में जांच कर रही है और 197 जो पेंडिंग शिकायतें हैं उनकी एसटीएफ जांच कर रही है। इससे पहले भी जांच लगातार हुई है। व्यापम, चूंकि सारे एग्जाम इससे पहले व्यापम ही कंडक्ट करवाता था, व्यापम ही उन्हें आयोजित करता था और यही वजह है कि अलग अलग जो एग्जाम्स रहे उनमें फर्जीवाड़ा किया गया। ये जो मामला है ये 197 पेंडिंग शिकायतों का है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश ये होगी कि अधिकारी भी शायद हमारे साथ जुड़े। मनोज, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो मामला है क्या ये सिर्फ पेंडिंग शिकायतों से जुड़ा हुआ है और क्या कुछ अपडेट जानकारी, कितने आरोपी बनाए गए हैं? 197 पेंडिंग मामले हैं क्योंकि जी बिल्कुल, 197 शिकायतों की लगातार जांच एसटीएफ के द्वारा की जा रही थी। हालांकि सीबीआई इससे पहले जांच कर रही थी और इससे पहले सबसे पहले व्यापम घोटाले की जांच एसटीएफ ने ही शुरू की थी। हालांकि हंगामा हुआ और उसके बाद ये जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने उन शिकायतों को लेने से इनकार कर दिया था जो एसटीएफ के पास आई थी। सिर्फ उन्हीं मामलों की जाँच की जो कि एफआईआर में तब्दील थे। अब जो पेंडिंग शिकायत थी उसकी जाँच शुरू की थी और अब बड़ी कार्रवाई एसटीएफ के द्वारा देखी जा रही है और एक साथ 3 एफआईआर पीएमटी की परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर दर्ज की गई है। हमारे साथ एसटीएफ के आईडीजी अशोक अवस्थी जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे सर, जो एफआईआर का सिलसिला शुरू हो गया, 3 एफआईआर की है, क्या डिटेल है? ये जैसा कि आप बता रहे थे, इसमें एसटीएफ ने जो पेंडिंग 197 जांचें थी उसकी जांच शिद्दत से चालू करी और इसकी जांच के अंदर हम लोगों ने ये निकाला कि कितने अभ्यर्थियों ने गलत अपने प्रतिरूपण करके या फिर उन्होंने धोखाधड़ी करके या उन्होंने गलत मूल निवासी प्रमाण पत्र देकर उन्होंने दाखिला पाया और यहाँ पर शिक्षा करी पीएमटी के अंदर। इसी सिलसिले में हम लोगों ने पीएमटी 2004, 5 और 9 के अंदर हमें 3 छात्र मिले हैं जिन्होंने कि फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र को सबमिट किया और राज्य कोटे का लाभ लिया है। तो उसके अंदर हम लोग 3 एफआईआर कर रहे हैं और हमारी टीम को पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर पूरा ये जो गठजोड़ है इसका पर्दाफाश होगा और इसके पीछे, क्योंकि इतना आसान नहीं है फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना, तो उसका वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है, तो किस तरह से ये हो पाया इसकी भी हम बारीकी छानबीन करेंगे और चाहे वो व्यक्ति कितने ही पहुँच वाले हों हम उन तक पहुँच के कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ नाम सामने आए हैं इन आरोपियों के? नामजद एफआईआर हुई है ये? जी, एफआईआर नामजद है। ये 2004 में एक सीमा पटेल करके हैं, इन्होंने फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। उसी प्रकार 2005 में एक विकास अग्रवाल हैं और 2009 में सीताराम शर्मा है। इन्होंने अपने अपने पीएमटी के अंदर गलत मूल निवासी प्रमाण पत्र सबमिट किया है जिसकी की पुष्टि इशूइंग अथॉरिटी द्वारा की गई है। सर, कौन कौन सी धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई है एसटीएफ के द्वारा? देखिए, धोखाधड़ी की धारा होती है इसके अंदर और गलत दस्तावेज का उपयोग करना, ये धाराएं लगाई गई हैं इसके अंदर। सर, ये 3 नाम तो नामजद आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा भी क्या और भी आरोपी हैं इनके साथ देने वाले या इस गिरोह में और भी कोई मिला हुआ है? निश्चित रूप से जितने भी एफआईआर हैं इनमें ये व्यक्तियों के अलावा अन्य लोग भी जो शामिल हैं उनके भी लिखा है। अन्य की व्यवस्था छोड़ी है क्योंकि ये अब मानी हुई बात है कि कोई व्यक्ति अकेले ये अपराध नहीं कर सकता। ये अपराध एक सोची समझी साजिश के तहत होता है। तो इस साजिश में कौन कौन शामिल था, किन ने मदद करी इनकी इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स बनाने में और उसको ऐसा दिखाने में कि वो सर्टिफिकेट सही हैं, और फिर जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, ये फर्जी सर्टिफिकेट को सही मान के एक्सेप्ट किया,
क्योंकि उसकी तहकीकात भी होती जो सर्टिफिकेट। व्यापम के आरोपी जो पहले बने थे वो भी इस जांच के घेरे में नेचुरली व्यापम में आएंगे, पहले वाले सारे हों या नहीं हो, क्योंकि अलग अलग 2004 से लेकर 2009 तक है, तो उस समय निश्चित रूप से अधिकारी दूसरे रहे होंगे। लेकिन हाँ, जो उस पद पे बैठा है उस व्यक्ति से पूछताछ होगी ताकि पता लग पाए कि ये कैसे हो पाया और ये इसमें कौन कौन गुनाहगार है। सर 2020 आने वाला है, 19 चल रहा है, ये आरोपी जो थे अब क्या डॉक्टर बन गए या किसी दूसरी सेवाओं में? देखिए 2004 में जो व्यक्ति एडमिट हो रहा होगा तो निश्चित रूप से अब वो पास आउट होके काम चालू कर दिया होगा, तो उसको पूरी तहकीकात के अंदर हम लोग निकाल लेंगे कैसे क्या कर रहा है काम और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर क्या जानकारी मिली अभी इन आरोपियों के खिलाफ, क्योंकि नामजद इनके नाम लिए गए हैं तो इनके खिलाफ तमाम सबूत भी पहले इकट्ठे किए गए होंगे? जी, इनके सबूत जो है, क्योंकि इनके खिलाफ में मूल निवासी प्रमाण पत्र का फॉल्सिफिकेशन यानी कि फर्जीकरण करना है, तो वो मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है हम लोगों ने इनकी जो इशूइंग अथॉरिटी थी उसके पास भेजे गए और बकायदा लिख कर आया कि ये सर्टिफिकेट में जारी नहीं किए हैं, और एक जगह से तो बकायदा लिख कर भी आया कि पूरा कूट रचित तो फर्जी भी है, तो मतलब ये सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि ये फर्जी हैं। बिल्कुल ललित, अभी ये एफआईआर की शुरुआत है। अभी 197 जो शिकायतें थी उसमें से सिर्फ 3 में एफआईआर दर्ज की गई। आरक्षक भर्ती, सब इंस्पेक्टर, तमाम तरीके की जो व्यापम के द्वारा परीक्षाएं की गई थी और जो पेंडिंग शिकायत थी उनकी ये जांच की जा रही है और आगे भी कई मामलों में एफआईआर दर्ज एसटीएफ करेगी। जी जी, वैसे कितना दिलचस्प है मनोज की एडीजी साहब ने बातचीत की शुरुआत में ही कह दिया, कोई भी कितना भी बड़ा रसूखदार हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी अपने आप में अद्भुत इशारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। एडीजी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो वो न्यूज़ 18 के साथ जुड़े। एक्सक्लूसिव आपने सुना क्या कुछ एडीजी साहब ने कहा। एक और अहम खबर का रुख करेंगे भोपाल से। कांग्रेस सेवा दल की बैठक की रणनीति बनी है, कांग्रेस सेवा दल को एक्टिव, हालांकि ये बात तो शुरुआत से कही गई कि एक्टिव किया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सेवा दल का शिविर लगेगा। 2 दिसंबर से इस शिविर का आगाज होगा। सेवा दल को पढ़ाया जाएगा विचारधारा का पाठ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेवा दल को पढ़ाया जाएगा विचारधारा का पाठ और मजबूत करने के लिए टिप्स दिए जाएंगे। शिविर को कांग्रेस के बड़े नेता संबोधित भी करेंगे। और गुना का एक मामला जो लगातार सुर्खियों में बना है, ग्वालियर यूनिवर्सिटी तक भी ये पहुंचा है। अब इस मामले में जांच के आदेश भी हो गए हैं। ये एक सवाल पूछा गया, अब सवाल जो लिखा गया, न्यूज़ 18 की खबर का ये असर है, ये खबर प्रमुखता से हमने दिखाई। अब इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ग्वालियर यूनिवर्सिटी की ये बड़ी चूक है। क्रांतिकारी आतंकवादियों के कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। ये पेपर जो जिसने भी सेट किया है उसकी बुद्धिमत्ता देखिए आप। क्रांतिकारी आतंकवादियों के कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। उग्रवादी और क्रांतिकारी आतंकवादियों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो इनका हिंदी का टेस्ट होना चाहिए जिन्होंने भी ये पेपर सेट किया है। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में बड़ी चूक हुई है जिसमें क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताया गया। इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, उन्हीं से जानते सर, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछा गया कि आतंकवादी और क्रांतिकारियों का वर्णन कीजिए, उसमें क्या अंतर है, तो ये चूक कैसे हुई? व्यवस्था गोपनीय होती है, प्रश्न पत्र बनना और ये ओपन होता है एग्जाम में ही जाके, पर ये चूक है और चूक नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। जिसने भी ये गलती की 3 दिन में हमने जांच कमेटी बना दी है। पूरी व्यवस्था पर जो भी परिस्थिति बनी इस पर जांच करके जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई 3 दिन में हो जाएगी। देखिए सर, आपकी सरकार में इस तरह से चूक होना क्योंकि बच्चों के सामने क्रांति नहीं, बात यह है कि प्रश्न पत्र तो बनाना एक गोपनीय व्यवस्था का अंग है और अगर इसमें किसी ने क्या मंशा से किया, षड्यंत्र था, दिमागी रूप से कोई क्या उनकी व्यवस्था थी, इसकी जांच हो रही है और विश्वविद्यालय से संबंधित मामला है, इसलिए चूंकि मेरे संज्ञान में जैसे ही आया और मैंने जांच के आदेश दिए। 3 दिन में 100%।
तो ये हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी है, जिनका यही कहना है कि इस मामले में बड़ी चूक हुई है। 3 दिन में रिपोर्ट आएगी और 3 दिन के अंदर ही जो भी इस पूरे मामले में दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे इस तरह से कोई भी चूक ना की जाए। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18। तो ये जो पेपर का मामला है, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिला है। बीजेपी ने इससे लेकर रिएक्शन भी अपना दिया है। बीजेपी का कहना है कि एक ही परिवार में उन्हें क्रांतिकारी नजर आते हैं, ये कांग्रेस की साजिश है। ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही गई हैं इस पेपर को लेकर। कांग्रेस को क्रांतिकारी नजर आते हैं आतंकवादी, कांग्रेस के लिए गांधी नेहरू खानदान ही क्रांतिकारी है, आजादी के योद्धाओं का अपमान किया गया है, ये कहना है बीजेपी का। सरकार में मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से क्रांतिकारियों का, अमर योद्धाओं का, आजादी के लिए लड़ने वालों का अपमान किया गया है, वो कांग्रेस की दरअसल परंपरा है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार एनसीईआरटी की किताबों में भगत सिंह को अतिवादी, आतंकवादी पढ़ाया, चंद्रशेखर आजाद से भेदभाव किया, शिवाजी को पहाड़ी चूहा बताया और ये तमाम प्रकार के महापुरुषों, क्रांतिकारियों के साथ में अपमान करते रहे, केवल और केवल शकुनी बुद्धि वामपंथियों के बौद्धिक चंगुल में रहने के कारण इनकी अपनी कोई आत्मा इस मामले में जगती नहीं, ये समझते नहीं और केवल गांधी नेहरू खानदान के अलावा इनको सभी क्रांतिकारी, सभी प्रकार के योद्धा जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो आतंकवादी नजर आते हैं, अतिवादी नजर आते हैं। निश्चित तौर पर यह शर्मनाक है, आपत्तिजनक है, ये दंडनीय अपराध है। ये लगातार जो महापुरुषों, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, ये इनकी असलियत है। तो बार बार जब भी ऐसा कोई मसला उठता है, भगत सिंह का जिक्र जरूर आता है। सवाल यह भी होना चाहिए कि भगत सिंह धार्मिक कट्टरता को लेकर क्या सोचते थे। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी इसे लेकर ट्वीट कर दिया है। ट्वीट करके उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा ये देखिए। ये शर्मनाक भी है और दुखदाई भी, जिनके बलिदान के कारण खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उन्हें कोई कैसे आतंकवादी कह सकता है। मध्य प्रदेश सरकार से उन्होंने मांग की है कि तुरंत ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि जीतू पटवारी साफ कर चुके हैं, 3 दिन का शायद उन्होंने वक्त दिया है। तो और भी तमाम खबरें हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे यहां पर, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। 1% ब्याज दर पर और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरी मुआफी के साथ एक थोड़ा सा तथ्यात्मक त्रुटि जो हुई है। कांग्रेस सेवादल शिविर की हमने आपको जानकारी दी थी। कांग्रेस का जो सेवादल का शिविर है उसकी शुरुआत 2 जनवरी से होनी है। आगे बढ़ेंगे। प्रदीप जायसवाल खनिज मंत्री, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भिंड और चंबल की कानून व्यवस्था को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, खनन को लेकर यह सवाल था, तब उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोली चलना आम बात है, भिंड और मुरैना में गोली चलना आम बात है। खदानों के लिए गोली चलने का सवाल उनसे पूछा गया था। रेत माफिया के बीच दरअसल गैंगवार हुई 25 दिसंबर को और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये सवाल पूछा गया जायसवाल साहब से, उन्होंने कहा आम बात है। अब यही सवाल बाला बच्चन साहब से भी पूछ लेना चाहिए। भिंड मुरैना की जहाँ तक बात है, तो भिंड मुरैना में तो यह गोली चलना आम बात है। कोई ऐसा खरीद आ गई, शराब के व्यवसाय चल जाती है, व्यवसाय उसमें चल जाती है, तो वहाँ का माहौल ही ऐसा है। भिंड मुरैना की जहाँ तक बात है, तो भिंड मुरैना में तो यह गोली चलना आम बात है। कोई ऐसा खरीद आ गई, शराब के व्यवसाय चल जाती है, व्यवसाय उसमें चल जाती है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद प्रदेश में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। भिंड में वर्चस्व की लड़ाई के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो 2 मंत्रियों के बीच भी विवाद खुलकर सामने आ गया है। प्रदेश के खनिज मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भिंड में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली, तो 2 मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, बात ये ग्वालियर की है। ये मंत्रियों का झगड़ा नहीं मानता मैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं या स्थानीय लोग हैं, जिसकी खदान बंद होगी तो मंत्री के पास जाएगा बताने, तो इसके अंतर्गत। और एक बार फिर सीएए की बात करेंगे। मुरैना पहुंचे हुए थे केंद्रीय मंत्री तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर।
उनसे न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को CAA लागू करना ही होगा। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सर मुख्यमंत्री कमलनाथ साफ तौर पे कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में CAA नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 ये संविधान का संशोधन है। कोई किसी भी प्रकार का वक्तव्य दे, उससे इसका लागू होना न होना यह प्रभावित नहीं होता। संविधान संशोधन हो चुका है राज्यसभा और लोकसभा। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। राकेश सिंह का ये कहना है कि जो ये हिंसा हुई है, प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई है जबलपुर में भी और बाकी जगहों पर भी, ये कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। इस कानून को लेकर कांग्रेस ने लोगों के बीच भ्रम फैलाया है और फिर हिंसा भड़काई है। और CAA, NRC, NPR इन सब की ज़बानी जंग के बीच एक दिलचस्प तस्वीर ये भी सामने आई है कि बीजेपी का जो दफ्तर है जबलपुर में, कोई उसकी दीवार पर लिख गया। क्या लिखा है वो भी आपको दिखाएंगे। जबलपुर में बीजेपी दफ्तर की दीवार पर लिखा गया नो NRC, नो CAB। हालांकि अब CAA हो चुका है। बीजेपी ने लाडगंज थाने में मामला भी दर्ज कराया है। CCTV फुटेज के जरिए ये कोशिश हो रही है कि किसने ये लिखा है। और अब दमोह की बात करेंगे। आपको याद दिला दें कि किसान ने नाराज होकर, आपने वो तस्वीरें देखी भी होंगी, किसान ने नाराज होकर कॉलर पकड़ लिया था। प्रमुखता से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने तस्वीरें दिखाई थी। नाराजगी की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कल दमोह से आई थी, आज दतिया से आई है। दमोह में नाराज किसान ने पटवारी का कॉलर पकड़ लिया था। दतिया नगर पालिका के सम्मेलन में आज प्रभारी CMO राजवीर राय का गिरेबां एक पार्षद ने पकड़ लिया। दतिया नगर पालिका का जो मसला है वो कल का है। CMO है, प्रभारी CMO राजवीर राय, इनका कॉलर पकड़ लिया गया था। और दमोह में एक किसान है, नाराज था वो किसी बात से, उसने पटवारी का कॉलर पकड़ लिया। कानून न्याय अपने हिसाब से पाने की कोशिश में ये दोनों तस्वीरें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।